नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की व्याकरण की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि का पाठ हम शुरू कर चुके थे, जिसमें हम पढ़ चुके थे संधि और संधि विच्छेद की परिभाषा, संधि के 3 भेदों की जानकारी, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। फिर हमने पढ़ना शुरू किया था स्वर संधि के भेदों के बारे में, जिनमें से हम पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि और गुण संधि। 5 भेदों में से हम ये 2 पढ़ चुके हैं और ये 3 रहते हैं, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, पहले नियम जान लेते हैं। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ए के मेल से ए और औ के मेल से औ हो जाता है। अगर हमें नियम ऐसे तो समझ नहीं आएगा, तो हम पहले शब्द देखते हैं, फिर देखते हैं उसमें परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है, तब हमें नियम बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो देखिए क्या कहते हैं नियम में, लोक जमा एषणा। वो कहता है अ या आ के बाद, यानी कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ होनी चाहिए। तो लोक में कौन सी है अंतिम ध्वनि, अ है। और वो कहता है इस अ या आ के बाद ए या ए हो, जिसे आप ऐ भी बोलते हैं। एषणा में पहली ध्वनि क्या हो गई, ए। तो अ के बाद आ गया ए, तो कहता है अ जमा ए से विकार में क्या होना चाहिए, दीर्घ ए होनी चाहिए, जिसे हम ए बोलते हैं या ऐ भी बोलते हैं। तो उत्तर में हो गया लोकैष्णा। 2 मात्राएं हो गई हैं। इधर देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, सदा जमा एव। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम ध्वनि है, आ है, और आ के बाद आ गया ए, और उत्तर में होना चाहिए ऐ। सदैव ए हो गया, आ और ए मिलकर दीर्घ ए हो गया सदैव। तो अ या आ के बाद ए या ए हो तो ऐ हो जाता है, ओ या औ हो तो औ हो जाता है। जैसे परम जमा ओज, परमोज। अ के बाद ओ आ गया, तो विकार के बाद, बदलाव के बाद क्या हो गया, औ की मात्रा हो जाएगी, परमोज। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, महाजमा औषध, महौषध। आ और औ मिलकर क्या हो गए, औ हो गया। तो इस तरह से जब परिवर्तन के बाद ए या औ आ जाते हैं, तो वे वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। अगला भेद है यण संधि। यण संधि के नियम पढ़ते हैं पहले। क्या है, ई, उ, और री के बाद, अर्थात जो बाईं तरफ का शब्द है, यानी कि जो पहला शब्द है, उसकी अंतिम ध्वनि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए। कोई भी स्वर मतलब ई, उ और री, इन स्वरों को छोड़कर अन्य कोई स्वर आ जाए। ई और ई के सामने ई और ई को छोड़कर कोई भी नो में से स्वर आ जाए। उ या उ के सामने इन 2 को छोड़कर अन्य कोई नो स्वर। री के बाद री को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए, तो क्या परिवर्तन होता है। तो ई और ई के बाद यदि अन्य स्वर है तो वो बदल जाता है य में। उ के बाद आए तो होता है व में, और री के बाद आए तो बदल जाता है र में। तो य व र जो है इसमें बदलाव के बाद आ जाता है। उदाहरण देखते हैं, अति जमा अधिक। अति में अंतिम ध्वनि क्या है, ई, ह्रस्व ई, और ह्रस्व ई के बाद भिन्न स्वर क्या आ गया, अधिक में अ, ई और अ। तो क्या बन गया इधर, अत्यधिक। ई और अ मिलकर हो गया य। ई किस में बदल गया, य में, और य में अ जुड़कर हो गया य, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, अत्यधिक, ये आ गया। ऐसे ही एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे पितृ जमा आज्ञा। इससे पहले ऊपर वाला देखते हैं, व वाला, सु जमा आगत, स्वागत। उ के बाद आ है, तो उ किस में बदलना था, व में, तो यहाँ य नहीं आएगा, उ की मात्रा थी तो ये व में बदलेगा, ये हो गया स्वागत। अब देखते हैं री वाला, पितृ जमा आज्ञा। री है पितृ की अंतिम ध्वनि, और उसके बाद आ गया आ, भिन्न स्वर आ गया आ, तो री के बाद आ गया, तो री किस में बदलेगा, र में।
पित्राज्ञा, त में र जुड़ गया और आ की मात्रा पित्राज्ञा। तो इस तरह यण संधि में विकार के बाद बनता है य, र और व। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ए या ए, ओ या औ होती है और इनके बाद इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो उत्तर में परिवर्तन में क्या हो जाता है, अये, आए, अव या आव हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे शब्द है चे जमा अन, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हो गई ए। अब वो कहता है ए या ए है और उसके बाद आ जाए भिन्न स्वर, अन में क्या आ गया, अ। तो ए के बाद अगर अ आता है तो अय में बदल जाता है, वो हो गया चयन। अब ये कैसे हुआ, अय कैसे हुआ, क्योंकि चे में से अगर चे को हम अलग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, च हलंत जमा ए। अब च हलंत में ए है, ए की जगह हमें क्या लिखना है, अय। ए की जगह क्या लिखेंगे, अय। तो अब हो गया च हलंत जमा अ जमा य जमा अ जमा न। अब चे था, च हलंत था, तो उसमें अय का अ जुड़कर पूरा च हो गया, तो ये बन गया चयन। अब एक उदाहरण ओ वाला देख लेते हैं कि ओ के बाद अगर भिन्न स्वर है तो किसमें बदल जाता है, जैसे पो जमा अन, पो में अंतिम ध्वनि क्या है, ओ है, और अन की पहली ध्वनि क्या है, अन है, तो यह किसमें बदलेगा, अव में। उत्तर हो गया पवन। अगर ओ के बाद ध्वनि है अ, औ के बाद दो मात्राएं, दीर्घ औ के बाद औ, तो पौ जमा अन, तो वो बदलेगा आव में, उत्तर हो जाएगा पावन। तो जब अय, आए, अव और आव में परिवर्तन होता है तो वहां पर संधि होती है अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद थे। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है कि जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से किसी से भी हो। स्वर संधि में हमने पढ़ा कि जो दो मेल हो रहे हैं वर्णों के, दो वर्णों के मेल, वो दोनों का स्वर होना जरूरी है। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तो व्यंजन होनी चाहिए, दूसरे की स्वर भी हो सकती है या व्यंजन भी, क्योंकि चाहे व्यंजन स्वर से मिले चाहे व्यंजन व्यंजन से मिले, वो कहलाएगी व्यंजन संधि। उदाहरण से समझते हैं, जैसे शब्द दिया है जगदीश। जगदीश किससे बना, जगत जमा ईश। जगत में क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, त पर हलंत है। हलंत का मतलब इसकी अंतिम ध्वनि त व्यंजन ही है, इसमें अ स्वर नहीं मिला हुआ है, तो जगत जमा ईश उत्तर में आएगा जगदीश। तो त व्यंजन का मेल हुआ ई स्वर के साथ, लेकिन दोनों में पहली ध्वनि व्यंजन थी, तो इसलिए यह किसके अंतर्गत आएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो अनेक उदाहरण दिए गए हैं, दिगंबर, सदाचार, उज्ज्वल, अनुच्छेद। तो ये उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको किसी शब्द में कोई समस्या है तो आप अवश्य पूछिएगा। फिर आता है विसर्ग संधि। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो। विसर्ग क्या होती है, जो शब्द के बाद दो बिंदु लगाए जाते हैं और जिसका उच्चारण हम ह की तरह करते हैं। ये देखिए चिन्ह लिखा हुआ है नीचे, देखिए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि जैसे देखिए नीचे शब्द देखिए, तपह जमा बल, कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग होनी चाहिए, उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए। जैसे यहाँ पर ब है तो ब व्यंजन आ गया है, विसर्ग के बाद व्यंजन आ गया है, तो उसके बाद विकार क्या हुआ, तपोबल, ओ की मात्रा बीच में आ गई। तपह जमा बल का क्या बना, तपोबल। तो विकार के बाद ओ आ गया, तो जब विसर्ग के कारण जब विकार आता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। एक और उदाहरण देख लेते हैं, मनः जमा अनुकूल, मनोनुकूल। मनः की अंतिम ध्वनि है विसर्ग और अनुकूल में अ स्वर है,
तो यहाँ पर विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? स्वर अ से, और उत्तर हो गया मनोनुकूल। तो विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है, और जहाँ पर इस तरह का मेल होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। अब है विसर्ग संधि के अन्य उदाहरण दिए गए हैं बहुत सारे। निस्संतान, अतएव, नीरव, निश्चल, दुर्बुद्धि। तो इस तरह के जो शब्द हैं आप इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल है, आपको समझ आ जाएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछिएगा। तो अब हम जानते हैं संक्षेप में कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरा, संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीसरा, दो स्वरों का परस्पर मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। चौथा बिंदु, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ संधि का पूरा होता है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य आप पहले स्वयं करेंगे, मैं इसका हल आपको भेज दूंगी, उससे आप मिला लीजिएगा। अगर कहीं त्रुटि हो, गलती हो तो उसे ठीक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए कार्य के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।